हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल आदेश गुरुकुल में। आज हम आप सभी के समक्ष एक 35 क्वेश्चन का एक शॉर्ट टेस्ट पेपर लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों से भरा हुआ है। इसलिए आज उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कौन से, और साथ ही साथ आप लोग भी सॉल्व करते चलिएगा कि कौन सा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को लिख लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, तो आइए हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि प्रथम राकू फायरिंग 15वीं सदी में कहाँ से प्रारंभ होती है। अगर राकू फायरिंग की बात आ रही है तो राकू फायरिंग होता क्या है, या राकू फायरिंग का विकास कहाँ से हुआ था। तो राकू फायरिंग का विकास जो हुआ था वो 15वीं सदी में आपका जो जापान से हुआ था। ठीक, इसलिए पहले क्वेश्चन को देखिएगा कि आपका राकू फायरिंग कहाँ से आया। तो राकू फायरिंग जो आया है आपका जापान से आया है, इसलिए जापान को टिक कर लीजिएगा। ठीक, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राकू फायरिंग से क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। उसके पश्चात देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की निंदा स्वरूप किस आंदोलन का जन्म हुआ था। तो आप सभी को पता है कि 1916 ईस्वी में जो दादावाद आया था वो आपका प्रथम विश्व युद्ध की निंदा स्वरूप आया था, क्योंकि दादावाद का जो प्रारंभ होता है वो 1916 में होता है, और प्रथम विश्व युद्ध जो आपका आया है वो 1914 से 18 तक चला था। इसलिए प्रथम विश्व युद्ध की निंदा स्वरूप मार्शल धूसा जो कलाकार थे उन्होंने दादावाद का प्रारंभ किया था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विश्व भारती विश्वविद्यालय, ये जो आपका शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में पड़ता है, उसकी स्थापना कब हुई थी। तो विश्व भारती विश्वविद्यालय जो आपका है 1921 ईस्वी में आया। उसके अलावा 1901 ईस्वी में शांति निकेतन आया था, 1919 ईस्वी में आपका कला भवन आया था। उन सबको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो विश्व भारती विश्वविद्यालय की बात हो रही है इसकी स्थापना 1921 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे कि आधुनिक कला का वर्गीकरण, इसी को हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न आर्ट नामक पुस्तक किसने लिखी। तो यहाँ पर आपका पहले से टिक है, क्या रहा है, तो हर्बर्ट रीड। ठीक है, हर्बर्ट रीड जो रहे हैं इन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न आर्ट नामक पुस्तक लिखी थी। बल्कि उसी के अलावा जो हीगल ऑप्शन में आपके दिख रहा है, हीगल ने क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट यानी कि ललित कला का विभाजन किया था, ललित कला का वर्गीकरण किया था। बल्कि आधुनिक कला का वर्गीकरण जो किया है वो आपका हर्बर्ट रीड ने किया है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कभी भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि चंचल मुख की आकृति कैसी होती है। तो आप सभी को पता है कि चंचल मुखी जो आकृति है वो पान के आकार में होती है। बल्कि जो ऑप्शन में आपके अंडाकार है, जो अंडाकार चेहरे होते हैं वो आपके स्थिर मुख मुद्रा होती है। स्थिर मुख मुद्रा हमें अगर दिखानी है तब हम अंडाकार चेहरा दिखाएंगे, अगर पान की आकृति दिखाई गई है तब आपका जो रहेगा वो चंचल मुख आकृति रहेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। तो नेक्स्ट आकृति है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा कि डिस्कोबोलस किस यूनानी शिल्पी की कृति है। अब यूनानी शिल्पी की बात अगर आएगी तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा इसमें यूनानी है। तो लगभग यहाँ पर सारे यूनानी हैं। अब यहाँ पे आता है डिस्कोबोलस, इसी को डिस्कस थ्रोवर भी कह सकते हैं। तो इसका रचनाकार जो रहेगा आपका मायरान रहेगा। कि रचनाकार कौन है इसका, तो इसका रचनाकार जो है वो मायरान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कांगड़ा चित्रकला, कांगड़ा शैली जो आपकी रही है पहाड़ी की महत्वपूर्ण शैली है, तो कांगड़ा चित्रकला का विषय नहीं है। तो हमें लगभग सारे विषय, क्योंकि वहाँ का मुख्य विषय जो था वो प्रेम था। रागमाला पहाड़ी में भी चित्रित हुई है, बारहमासा भी चित्रित हुई है, लेकिन पंचतंत्र का कहीं पे भी आपका चित्रण नहीं किया गया है। पंचतंत्र का जो चित्रण है वो कांगड़ा में नहीं हुआ है, इतना ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। पंचतंत्र का चित्रण मुख्यतः मुगल शैली में हुआ है, वो भी अलग अलग नामों से, जैसे आयारे दानिश है, अनवर ए सुहेली है, कलीला दिमना है। ठीक है, उसकी हम बाद में विस्तृत चर्चा करेंगे कि कौन से पंचतंत्र के अनुवाद रहे हैं। तो कांगड़ा के पश्चात हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि मुगल काल में रूप चित्रण का प्रारंभ किसने किया। अब ध्यान दीजिएगा, रूप चित्रण कहा गया है, तो रूप चित्रण का मतलब क्या होता है। तो रूप चित्रण का जो मतलब होता है वो होता है व्यक्ति चित्र यानी पोर्ट्रेट। और वहाँ पे पोर्ट्रेट कहा किसको गया था, तो वहाँ पे पोर्ट्रेट जो कहा गया था सभी को कहा गया था। तो रूप चित्रण का जो आपका सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए प्रारंभ में अकबर। इसलिए यहाँ पर अकबर नहीं है, क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर आपका अकबर होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में अकबर नहीं है, इसलिए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो कोई नहीं हो जाएगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा रूप चित्र बनवाने वाले जो कलाकार शासक थे वो थे जहांगीर, लेकिन यहाँ पर सही उत्तर जो होना चाहिए अकबर होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन में अकबर नहीं है। और ऑप्शन में कोई नहीं है इसलिए सही हो जाएगा। अगर इसकी जगह पे कोई और शासक होता तब जहांगीर को हम मान सकते थे, लेकिन आपके पास ऑप्शन है चूज करने के लिए कोई नहीं, इसलिए मुगल काल में रूप चित्रण का प्रारंभ अकबर ने किया था। इतना ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में नहीं है, लेकिन अब आपको अकबर ही तैयार करना है। नेक्स्ट है ट्रेजरी ऑफ आर्ट्स, किसका अनुपम उदाहरण है। तो आपने पढ़ा होगा कि ट्रेजरी ऑफ आर्ट्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो ये जो प्राचीन समाधि गृह होते हैं,
प्राचीन समाधि गृह जो हैं उनको ट्रेजरी ऑफ आर्ट्स कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, समाधि गृह जो हैं वो ट्रेजरी ऑफ आर्ट्स हैं। ये वेस्टर्न के अंतर्गत आप एक शैली है उसके अंतर्गत पढ़ेंगे। नेक्स्ट है मिस्र के पिरामिडों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो मिस्र के पिरामिडों की खोज जो करने वाले व्यक्ति थे, खुफू, खपरे और मैंकुरे के जो पिरामिड थे उनकी खोज सबसे पहले विलियम मैथ्यू फ्लाइंडर्स पैट्री ने की थी। नाम ध्यान रखिएगा किसने की थी? तो विलियम मैथ्यू फ्लाइंडर्स पैट्री ने। बल्कि कनिंघम का नाम तो सबने सुना होगा, इंडियन हिस्ट्री में सिंधु सभ्यता के खोजकर्ता भी रहे हैं, हड़प्पा टीले का पता लगाया था। उसके अलावा इन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना भी की थी। हेनरी ब्रुइल का भी नाम सबने सुना होगा, क्योंकि वेस्टर्न में जब आप पढ़ते हैं, चाहे वो फांदागॉम गुफा हो, चाहे ला कंबारेली हो, चाहे लास्को गुफा हो, हर गुफा के खोजकर्ता में हेनरी ब्रुइल और डी पिरानी का नाम आ जाता है। मुख्यतः हेनरी ब्रुइल ही आते हैं। तो यहाँ पर मिस्र के पिरामिडों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? यहाँ पर जो आपका सही होगा विलियम मैथ्यू सही होगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, लाकून प्रतिमा का निर्माता नहीं है। हमें यहाँ पे देखना है कि निर्माता नहीं है तो क्या हुआ। आप जब हेलेनिस्टिक काल पढ़ेंगे तो वहाँ पे 3 व्यक्ति रहे हैं, ये सामूहिक मूर्तिशिल्प रहा है लाकून। उसके निर्माता थे पोलिडोरस, एथेनाडोरस और हागेसेंडर्स। तो वो तो रहे ही लाकून के। उसके अलावा महान शास्त्री काल में कलाकार लिसिपस भी रहा है, उसने भी लाकून चित्रित किया है। तो यहाँ पर 3 कलाकार लाकून को चित्रित करने वाले हैं, हागेसेंडर्स, पोलिडोरस और लिसिपस। सिर्फ एक सेमोथ्रेस जो है इसने यूनान में विजय श्री की एक प्रतिमा बनाई थी, इसलिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि लाकून का प्रतिमा का निर्माता नहीं है पूछा, इसलिए सेमोथ्रेस सही होगा, सिर्फ यही निर्माता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाउलो उचेलो जो आपका वेस्टर्न आर्टिस्ट रहा है, काफ़ी फेमस रहा है क्योंकि विकर्ण परिदृश्य का प्रारंभ इसने किया था। तो पाउलो उचेलो का जन्म कब होता है? तो इसका जन्म जो हुआ था वो 1396 ईस्वी में हुआ था। ये पुनर्जागरण कालीन कलाकार रहा है। ठीक, अर्ली रिनेंसा में जो आपका आता है, अर्ली रिनेंसा का काफ़ी महत्वपूर्ण आर्टिस्ट रहेगा और विकर्ण परिदृश्य का इसने खोज भी की थी। तो पाउलो उचेलो का जन्म कब हुआ? 1396 ईस्वी में हुआ, 1396 में। नेक्स्ट है, पुनर्जागरण और बरोक के बीच की कड़ी किसे माना जाता है? तो जब पुनर्जागरण पढ़ना स्टार्ट करेंगे, 14वीं सदी में इटली में पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ था। तो 14वीं सदी से आपका 16वीं सदी तक चला, लेकिन 1530 ईस्वी में एक आपका 1530 से 1600 तक एक वाद चलता है, एक शैली आती है रीतिवाद, जिसको हम कहते हैं मैनेरिज्म। ठीक है, फिर उसके पश्चात 1600 से 1750 तक आपका चलता है बरोक। तो बरोक और जो आपका पुनर्जागरण रहा उसके मध्य की जो कड़ी है वो आपका मैनेरिज्म है। मैनेरिज्म जिसको हम रीतिवाद कहते हैं। इसके कई आर्टिस्ट भी फेमस हैं, जैसे आपका एक रहा है मैनेरिज्म में कलाकार जिसने मेडोना की लंबी गर्दन को चित्रित किया, पार्मिजियानिनो, जो राफेल का शिष्य था, उसका भी काफ़ी महत्वपूर्ण नाम रहता है। नेक्स्ट है, प्रकाश के छूटे हुए स्रोतों का प्रयोग किस शैली में हुआ? तो आपको यहाँ पे तो छूटे हुए मतलब नाटकीय प्रकाश से संबंधित बात कर रहा है, तो प्रकाश का कभी भी आ जाए, ड्रामेटिक लाइट का यूज पूछ ले, प्रकाश के छूटे हुए स्रोतों का प्रयोग पूछ ले, आपका बरोक कला सही हो जाएगा। वहाँ पर जो सही आंसर होगा बिल्कुल आपका वो बरोक कला रहेगा, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है बरोक कला। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि किस देश के कलाकारों ने बुल फाइट, अब बुल फाइट का मतलब है मतलब साण युद्ध को प्रमुखता से चित्रित किया। तो आपको इतना पता होना चाहिए बस, साण युद्ध जो है वो स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। चाहे वो पिकासो हो, चाहे सल्वाडोर डाली हो, चाहे गोया हो, इन सब कलाकारों ने मुख्यतः साण युद्ध को चित्रित किया और सबके सब कलाकार जो हैं वो आपके स्पेन के रहे, क्योंकि स्पेन का राष्ट्रीय खेल जो है वो बुल फाइट ही है। काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं कि किस कलाकार ने बिंदुओं के स्थान पर मोटी लकीरों का प्रयोग अपने चित्रों में किया? तो हमें सबसे पहले अगर बिंदुओं के स्थान पे पूछा है तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसा कलाकार था जिसने अपने चित्रों में बिंदुओं का प्रयोग किया था। तो बिंदुओं का प्रयोग सबसे पहले किया था जॉर्ज सेवरा ने, जिन्होंने नौ प्रभाववाद की रचना की थी। नौ प्रभाववाद बिंदुओं के लिए ही फेमस था। उसके अलावा उसका साथी जो कलाकार था उसी बात का, पाल सिग्नाक, जो सिग्नाक लिखा हुआ है डी ऑप्शन पे, उसने उन बिंदुओं की जगह पे मोटी मोटी लकीरों का यूज किया था, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। इसलिए यहाँ पर जो बिल्कुल सही ऑप्शन है वो सिग्नाक है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रभाववाद का नामकरण किसने किया? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बात आती है कि उत्तर प्रभाववाद का नामकरण किसने किया, और वही व्यक्ति करेगा क्योंकि पाल सेजान इसके प्रमुख कलाकार थे। जो पाल सेजान की कृतियों को लचीला आकार नाम देगा, प्लास्टिक फॉर्म नाम देगा, वही इसका नामकरण करेगा। तो यहाँ पर जो नाम है आपका वो रोजर फ्राई ने ही नामकरण किया था, उनकी कृतियों को लचीला आकार दिया था, इसलिए बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे है रोजर फ्राई। बाकी इसके अलावा जो फेलिफेनियो लिखा हुआ है उसने नव प्रभाववाद का नामकरण किया था, उसको ध्यान रखिएगा। जो लुइस वाक्सेल लिखा हुआ है उसने घनवाद का नामकरण किया था। ली राय या लुई ले राय ने आपका उत्तर प्रभाववाद का नामकरण किया था, केवल प्रभाववाद का। सबके नाम ध्यान रखिएगा। तो रोजर फ्राई जो रहे हैं इन्होंने उत्तर प्रभाववाद का नामकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसके पश्चात आया है वैचारिक कला। इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सेप्चुअल आर्ट।
कॉन्सेप्चुअल आर्ट कहें चाहे वैचारिक कला कहें, इसकी प्रथम कृति मानी जाती है। तो प्रथम कृति, अब इसके प्रथम आर्टिस्ट जब पता होंगे तभी आप प्रथम कृति बता सकते हैं। तो प्रथम आर्टिस्ट इसके थे मार्सियल दुचाम्प, इन्हीं को मार्सियल दुचाम्प कहते हैं। उन्होंने 1917 ईस्वी में एक मूत्रपात पे आर्मट नाम से हस्ताक्षर किया और उसको प्रदर्शित कर दिया। तो वहीं से 1917 ईस्वी से ही भारत पूरे वर्ल्ड में वैचारिक कला का प्रारंभ करता रहे हैं। तो पहले कलाकार मार्सियल दुचाम्प और पहली कृति फव्वारा बनी वैचारिक कला या कॉन्सेप्चुअल आर्ट की। नेक्स्ट है रॉकर की खोज हुई है। तो रॉकर जो आपका आता है एक मेजोटिन जो आपकी प्रक्रिया होती है छापा कला की, उसके अंतर्गत रॉकर और रोलेट का प्रयोग किया जाता है धातु प्लेट पर टेक्सचर देने के लिए। तो जो रॉकर की खोज यहाँ पे हुई थी वो जर्मनी में हुई थी। कि रॉकर की खोज कहाँ हुई थी, तो जर्मनी में हुई थी। और इब्राहिम ब्लूटलुंग नामक एक व्यक्ति थे, उन्होंने रॉकर की खोज जर्मनी में की थी। बाकी उसके अलावा जो रोलेट होता है उसकी खोज हॉलैंड में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा अंतरिक्ष ज्यामिति किसके चित्रों की प्रमुख विशेषता है। तो अंतरिक्ष ज्यामिति जो विशेषता रहेगी वो जगदीश स्वामीनाथन के रहेगी। प्रमुख बहुत फेमस आर्टिस्ट रहे हैं और भारत भवन भोपाल से काफ़ी समय तक जुड़े हुए रहे थे, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे जगदीश स्वामीनाथन। इन्हीं को जे स्वामीनाथन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इन्हीं को जे स्वामीनाथन भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अमूर्त शैली में। अमूर्त का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट, कि एब्स्ट्रैक्ट शैली में, अमूर्त शैली में वाराणसी या बनारस के घाट को किसने चित्रित किया है। तो अगर वाराणसी का अमूर्त पूछ रहा है तब रामकुमार सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर पूछता है कि बनारस की शाम को किसने चित्रित किया तब यहाँ पर मनु पारिक सही होता, क्योंकि जो नवोदय विद्यालय में एग्जाम में पूछा जा चुका है। लेकिन ये अमूर्त शैली की जब बात आती है वाराणसी के घाट को किसने चित्रित किया था, तब रामकुमार का प्रमुखतया नाम लिया जाता है। ध्यान रखिएगा, इनको काफ़ी महत्वपूर्ण आर्टिस्ट हैं ये। किस समूह की प्रदर्शनी का शुभारंभ, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किस समूह की प्रदर्शनी का शुभारंभ एक प्रधानमंत्री ने किया था। भारत के प्रधानमंत्री जो थे जिन्होंने किया था। अब हमें देखना पड़ेगा, जैसे हम पैक की बात कर लें तो पैक की पहली प्रदर्शनी जो हुई थी 1949 में हुई थी, लेकिन उसका जो उद्घाटन हुआ था वो लेखक और कला समीक्षक मुल्कराज आनंद ने किया था। यंग तुर्क का ज्ञात नहीं रहता 1941 में पहली एग्जीबिशन हुई थी। ग्रुप 1890 जो है इसकी एकमात्र एक ही एग्जीबिशन हुई थी 1963 में। ठीक है, और उसी प्रदर्शनी का जो उद्घाटन किया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था 1890 की। इसके पश्चात ये ग्रुप समाप्त हो गया था, इसकी कोई एग्जीबिशन भी नहीं हुई थी। एकमात्र वही एग्जीबिशन थी जिसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं कि किस कलाकार के चित्रों में कश्मीर एवं कांगड़ा की प्राकृतिक सुंदरता का प्रभाव दिखाई देता है। तो अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो जैसे क्या आता है, वेंकटप्पा जो रहे हैं इनको हम कहते हैं बंगाल का मंसूर। ठीक है, वीसी सान्याल जो रहे हैं इन्होंने ही कश्मीर एवं कांगड़ा की चित्र श्रृंखलाओं को या उनके प्रकृति से काफ़ी सुंदरता से प्रभावित रहे और इन्होंने कांगड़ा और कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता का प्रभाव इनके चित्रों पर पूर्णतः देखा जा सकता है। बाकी जो निकोलस रोरिक हैं ये तो हिमालयी कलाकार फेमस ही रहे हैं। रामकुमार आर्टिस्ट हैं आपके मुख्यतः बनारस श्रृंखला के। तो इसलिए यहाँ पर जो बिल्कुल सही उत्तर है कि किस कलाकार के चित्रों में कश्मीर एवं कांगड़ा की प्राकृतिक सुंदरता का प्रभाव है, तो सान्याल, वीसी सान्याल इनका नाम है पूरा, भावेश चंद्र सान्याल कहते हैं। नेक्स्ट है शब्द और प्रतीक चित्र श्रृंखला है। तो शब्द और प्रतीक जो चित्र श्रृंखला है इसको नाम दिया गया है वर्ड एंड सिंबॉलिक। तो वर्ड एंड सिंबॉलिक जो श्रृंखला रही है वो है केसीएस पनिक्कर की। किसकी रहेगी, तो शब्द और प्रतीक जो श्रृंखला है केसीएस पनिक्कर की है। ये यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है राजस्थानी कला के पुनर्जागरण का अग्रणी कलाकार किसे माना जाता है। तो राजस्थानी कला के पुनर्जागरण का जो अग्रणी कलाकार होगा वो माना जाएगा शैलेंद्र नाथ डे को, क्योंकि इन्होंने ही, शैलेंद्र नाथ डे ने जयपुर कला विद्यालय में शिक्षण कार्य किया था और जयपुर कला विद्यालय के या राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के प्रथम भारतीय प्राचार्य बने थे। महत्वपूर्ण रहता, शैलेंद्र नाथ डे के बारे में सभी ने पढ़ा होगा, बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं, कि डिटेल अच्छे तरीके से पढ़िएगा, सभी लोग आगे एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट है अद्वैत गणनायक किस रूप में प्रसिद्ध हैं। जो अद्वैत गणनायक हैं ये इस समय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली के जो हैं वो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष पद पर नियुक्त हैं और ये मुख्यतः जो हैं ये मूर्तिकार हैं, क्योंकि नई दिल्ली में जो आपका जो पुलिस स्मारक बना हुआ है उसका जो निर्माण किया है इन्होंने ही किया है। तो इनका जो मुख्य कार्य है ये मूर्तिकार है। इसके अलावा उत्तम पछाणे जो ललित कला अकेडमी नई दिल्ली के अध्यक्ष हैं उनका भी पूछा जा सकता है कि किस माध्यम में कार्य करते हैं, तो वह भी मुख्यतः मूर्तिकार। अद्वैत गणनायक भी आपके मूर्तिकार हैं जो एनजीएमए के चेयरमैन हैं, मुख्यतः ध्यान रखिएगा इनको। नेक्स्ट है हिंदू चित्रकारों के चित्र हम लोगों की भावना से अधिक ऊंचे हैं। यह कथन जो रहा है किसने कहा है, तो यहाँ पे एक जो मुगल व्यक्ति रहे हैं, मुगल
नवरत्नों में से रहे हैं अकबर के, उन्होंने ही कहा था कि हिंदू चित्रकारों के चित्र जो हैं वो हम लोगों से यानी कि मुस्लिमों से की भावना से ऊपर हैं, क्योंकि वो मुस्लिम थे, तो उनका मानना था ऐसा। तो यहाँ पर जो कहने वाले व्यक्ति थे वो थे अबुल फजल। किसने कहा था? अबुल फजल। और ये अबुल फजल जो थे, इन्हीं के भाई थे फैजी, जो अकबर के दरबार में मुख्य दरबारी थे। मुख्यतः उन्होंने राजकवि के रूप में नियुक्त थे, और अबुल फजल ने स्वयं अकबरनामा या आईने अकबरी की रचना की थी, जो अकबर की आत्मकथा थी। नेक्स्ट है, ओब्रिया और जेम्स नामक कलाकार किस दरबार में थे? ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो ओब्रिया और जेम्स दोनों ये आपके यूरोपीय कलाकार थे, जो कांगड़ा में संसार चंद आपने पढ़ा होगा, जो कांगड़ा का स्वर्णिम काल रहा है संसार चंद का, तो संसार चंद के दरबार में आए थे। तो यहाँ पर कांगड़ा तो है नहीं ऑप्शन में, इसलिए कांगड़ा आता है पहाड़ी के अंडर में, इसलिए यहाँ पर जो बिल्कुल सही होगा आपका क्वेश्चन वो पहाड़ी शैली सही होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे कि किस राजस्थानी शैली का प्रारंभिक चित्र राग दीपक रहा है? तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ऐसी कौन सी शैली रही है जिसका चित्र प्रारंभ रागिनी चित्रों से हुआ, राग रागिनी चित्र से हुआ है। तो राजस्थान में बूंदी शैली जो है, यहाँ पर एक भैरवी रागिनी, एक राग दीपक, दो चित्र बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। इन दोनों का संग्रह भी पूछा जाता है और किस शैली से संबंधित हैं, तो यहाँ पर बूंदी शैली से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है आपका। तो अच्छी पेंसिल, एक गुड पेंसिल के लिए कौन सी पेड़ की लकड़ी प्रयुक्त की जाती है? तो अगर यहाँ पे हम बात पेंसिल की ना करके अगर हम चारकोल की करते तब तो हो जाता आपका अंगूर, लेकिन हम पेंसिल की बात कर रहे हैं, इसलिए सीडार वृक्ष की जो लकड़ी होती है वो सबसे अच्छी पेंसिल होगी। तो पेंसिल के लिए सीडार वृक्ष की लकड़ी। अगर यहाँ पे हम चारकोल की बात करते तो अंगूर की लकड़ी को मुख्य माना जाता है, लेकिन यहाँ पे हम अच्छी पेंसिल की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो आपका बिल्कुल सही होगा वो होगा आपका सीडार। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब देखिएगा, कुछ चित्र आपके जैसे नेट के पेपर में आ जाते हैं, चित्र दे दिए जाते हैं। अब उनके चित्र को देख करके हमें चित्र को पहचानना होता है कि चित्र कौन सा है। तो देखिएगा ये चित्र कौन सा है, इसको पहचानिए। अब उसके पश्चात इसके विकल्प देखिए, बस चित्र को देखिए ध्यान से, उसके पश्चात उसके विकल्प देखिए कौन सा पेंटिंग हो सकता है। तो यहाँ ऑप्शन में है आपके नीचे कलाकृति को पहचानना है। जीने से उतरती आकृति, गुएर्निका, थ्री गर्ल्स, मैडोली वादक, युद्ध एवं शांति। बस चित्र को एक बार फिर से देखिए कि कौन सा यहाँ पर चित्र है, ये क्या इसमें दर्शाया गया है। तो ये चित्र जो रहा है इसमें देखिएगा बैल और घोड़ा आपको दो दिख रहे हैं, जो प्रतीकात्मक, जो आपका प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके निंदा स्वरूप जो जर्मनी का विध्वंस हुआ था, जर्मनी का जो विध्वंस हुआ था उसके समीप एक गुएर्निका गांव था, वहां पर जो विध्वंस हुआ था, नाजियों ने उसका विध्वंस किया था। तो उसके विरोध स्वरूप जो पाब्लो पिकासो थे उन्होंने इस पेंटिंग का निर्माण किया था। इसके आर्टिस्ट पाब्लो पिकासो हैं और इस चित्र का नाम है गुएर्निका। इसे स्पेनिश विभाग में इसको रखने के लिए बनाया गया था, जो कि बहुत ही बड़ी कलाकृति रही है। बस नाम ध्यान रखिएगा कि कलाकृति का नाम क्या है, तो ये गुएर्निका कलाकृति रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि इसके पश्चात हमारा कौन सा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट है प्रस्तुत चित्र के चित्रकार हैं, कि प्रस्तुत चित्र के चित्रकार हैं। तो हमने अभी आपसे बताया कि एक कलाकृति जो है वो पिकासो ने बनाई थी, तो यहाँ पर जो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा वो पिकासो होगा। ठीक, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। नेक्स्ट कलाकृति देखिएगा, या नेक्स्ट यही कलाकृति है, इसी से आपके क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन आपका मुख्य रहता है, तो चित्र बनने का वास्तविक समय क्या है। अब ये पूछ रहा है कि इस पेंटिंग को पाब्लो पिकासो ने बनाया कब था। तो ये जो पेंटिंग बनी थी 1937 में बनी थी, तो इसलिए यहाँ पर जो बिल्कुल सही होगा वो 1937 आपका होगा। ठीक है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं कभी भी। नेक्स्ट देखिएगा, इसके पश्चात और कौन क्वेश्चन आता है। तो प्रस्तुत चित्र किन वादों का प्रतिनिधित्व करता है। इस चित्र के बारे में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि जो आपका ये चित्र रहा है ये किन वादों का, यानी कि किन कला आंदोलनों का प्रतिनिधित्व करता है। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि वो पिकासो रहे हैं, उन्होंने तीन वादों में काम, मुख्यतः तो घनवादी हैं, लेकिन उन्होंने उससे पहले अभिव्यंजनावाद में काम किया था। और 1924 में तीन नर्तक चित्र बनाने के बाद में इन्होंने घनवाद को छोड़ करके यथार्थवाद में काम किया था। और इनकी जो ये कलाकृति रही है, ये उपयुक्त तीनों जो आपके रहे हैं, तीनों आपके वाद रहते हैं, यानी कि अति यथार्थवाद, घनवाद और अभिव्यंजनावाद, इन तीनों का प्रतिनिधित्व करती है। जो आपकी कलाकृति रही है गुएर्निका, ये तीनों वादों का प्रतिनिधित्व करती है। उसके पश्चात हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। तो बस एक क्वेश्चन आपका और यहाँ पे बचा हुआ है कि प्रस्तुत चित्र में बैल, वहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि दो रूप की प्रतीकात्मक आकृतियाँ हैं, एक तो बैल है, दूसरा घोड़ा प्रतीकात्मक आकृतियों में है। तो बैल जो है किसका प्रतीक है, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले एक और चीज़ है, जैसे घोड़ा पूछा जाता है, तो घोड़ा किसका प्रतीक है। तो बैल तो यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन घोड़ा बचा। तो घोड़ा जो है वो जनता का प्रतीक माना जाता है, यानी लोगों का प्रतीक माना जाता है। लेकिन जो बैल है वो आपका जो प्रतीक रहेगा वो आतंक या बर्बरता का प्रतीक रहेगा। बैल जो है वो आतंक या बर्बरता का प्रतीक रहेगा। बाकी जो आपका
ये चित्र में जो घोड़ा आएगा वो जनता के प्रतीक के रूप में आएगा। ठीक है, तो ये आपके 35 क्वेश्चन थे। काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, कभी भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसको ध्यान से बस लिख लीजिएगा। बाकी आगे आपको इस प्रकार के और टेस्ट पेपर और भी क्लासेस आपके जो भी रही हैं, क्योंकि हमने आपको लगभग ग्राफिक कला से संबंधित काफ़ी चीज़ों की जानकारी दी, उसके पश्चात हमने और भी जानकारियाँ जो झंडे से संबंधित हैं या अन्य चीज़ों से संबंधित रही हैं, साथ ही साथ हमने आपको प्रागैतिहासिक काल से भी संबंधित जानकारियाँ दी। तो आगे की जानकारियों के लिए आप सभी वेट करिएगा, और आपका बहुत अच्छा रिस्पांस हमारे प्रति मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, सबके कमेंट सुन के बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी प्रोत्साहन प्राप्त होता है आप सभी से। ऐसे ही अपना सहयोग बनाए रखें और अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखें। और DSSB का नोटिफिकेशन अभी एक आया है, वहाँ पे जिन्होंने भी आर्ट के या अन्य वैकेंसियों को फिल किया था, वो अपना एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो जो आपका 5x7 का है, और साथ ही साथ एक ID प्रूफ, जो उसकी ID है, मतलब जो उसकी वेबसाइट है, उसको अपलोड कर दें। और ऐसा हुआ है तो इससे जल्द ही आशा है कि आपके अन्य पेपर जो आपके बचे हुए हैं DSSB के, वो भी हो जाएं। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपनी तैयारी को ज़ोर शोर से चालू रखिए। अगर किसी को कोई समस्या या कोई गलती मुझसे होती है तो आप सभी कमेंट बॉक्स में जा कर के अपना कमेंट ज़रूर दें, अपना फीडबैक ज़रूर दें। आप सभी का धन्यवाद। अगले वीडियो के लिए वेट करिएगा। धन्यवाद।